नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल अपनी एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसके अंदर मैंने आपको कक्षा 10th के अध्याय 1 से अध्याय 5 तक के जो भी मुख्य फार्मूलाज थे उनके बारे में मैंने आपको बताया, जिनको अगर आप एक बार भी अच्छे ढंग से कर लें तो आपको उन अध्यायों के जो क्वेश्चन हल करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, अब अपने अध्याय 6, 7 और 8 इन 3 अध्यायों के जो मुख्य पॉइंट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला है अध्याय 6 जिसका नाम क्या है, त्रिभुज। ठीक है, इसमें मुख्यतः तो समरूपता आकृतियों के बारे में बताया गया है, के बारे से संबंधित ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सर्वांगसम के बारे में भी बता दूं जो कि अपनों ने क्लास 9th में पढ़ा था। सर्वांगसम आकृति कौन सी होती है? सर्वांगसम आकृतियाँ वह आकृतियाँ होती हैं जिनकी आकृति भी समान हो और उनके आकार भी समान हो। ठीक है, जैसे कि हाथ में पहनने वाली जो चूड़ियों का क्या होता है, आकार भी समान होता है और उनकी आकृति भी क्या होती है, समान। मतलब एक यदि अपने समान साइज की चूड़ियाँ यूज़ करें तो उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, दो एक जैसे सिक्के, जैसे कि जो सिक्के जैसे 1 रुपये का कोई सिक्का है या 2 सिक्के हैं तो उनकी आकृतियाँ लगभग बराबर होंगी और उनकी जो माप होगी वो भी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अब नंबर 2 समरूप क्या होती है? वह आकृतियाँ जिनके आकार तो समान हो लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके माप भी समान हो। मतलब जरूरी नहीं है कि उनका माप भी समान हो। जैसे कि यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं, ये दोनों के समरूप है। क्यों? क्योंकि देखो इनकी आकृतियाँ समान है। ठीक है, अब क्या इनकी आकृतियाँ तो समान है लेकिन अपने को साफ साफ दिख रहा है इनका माप समान नहीं है। मतलब ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है ना। तो ये त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। कैसे? कि यदि इनके ये एंगल ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई और कोण सी या कोण एफ के बराबर आ जाए, यदि इनके इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर आ जाए और इस त्रिभुज की जो भुजा है, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बटे ये और ये वाली भुजा ये वाली, मतलब कि यदि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए, इनके संगत कोण बराबर हों और इनकी संगत भुजाएं यदि एक ही अनुपात में हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप। ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा, बाकी आगे और समझ आ जाएगा। एक हाँ, यदि सर्वांग समता हो तो सर्वांग समता को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और जो समरूप है इसको मुख्यतः इस तरीके का साइन से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और बता देती हूँ। जैसे कि समान त्रिज्या के यदि कोई 2 वृत्त हैं तो वह सर्वांगसम कहलाते हैं, और 2 यदि समान रेखाखंड जैसे 4 सेंटीमीटर की अपनों ने 2 लाइन खींच ली तो वो आपस में लंबाई समान होगी, उनके माप भी समान है, उनके आकार भी समान है, तो वो भी क्या होंगे, सर्वांगसम। और जैसे सभी के सभी वृत्त हो गए, वर्ग हो गए, कोई संभव त्रिभुज हो गए, ठीक है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, समरूप। क्योंकि आकृति समरूप होते हैं क्या, मुख्यतः उनकी आकृति समान दिखती है बट उनका जो आकार है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब इसकी इस जो अध्याय की सबसे मुख्यतः जो थ्योरम है उसके बारे में बात करेंगे, आधार अनुपातिक प्रमेय। इसमें क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, कोई एक त्रिभुज है कि एक भुजा, ये एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाए तो ये वाली जो ये जो रेखा है ये इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं को यदि अलग अलग बिंदुओं पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे तो ये वाली जो रेखा है ये इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित। समझ आया कि देखो यदि कोई एक त्रिभुज है, यदि इस त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी, एक भुजा, ये दूसरी और ये तीसरी। कहने का मतलब ये है कि यदि इस त्रिभुज की कोई एक भुजा के समांतर एक ऐसा रेखा खींच दे और ये रेखा यदि अन्य जो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, मान लो P और Q पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, प्रतिच्छेद करेगी तो ये जो रेखा खींची जाएगी ये क्या करती है, इन भुजाओं को, इस और इस भुजा को, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कि यदि ये ABC हो
इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी बता रखा है। यदि ए बी सी हो, यहीं बता देती हूँ, ए बी सी हो तो क्या होगा, ए क्यू बटे में क्यू बी, ठीक है, और ए पी बटे में पी सी, ठीक है। मतलब कि इनकी इन भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर। ये है आधार समानुपातिक प्रमेय, ठीक है। इसको प्रमेय 6.1 प्रमेय भी बोला गया है आप लोगों की एक्सरसाइज में, और एक है 6.2, ये भी लगभग ऐसी है, बस इसका उल्टा ही है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, वही बात है कि यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज को मतलब सेम अनुपात में आपस में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, तो ये रेखा क्या होगी, इस तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। मतलब किसी त्रिभुज को यदि किसी त्रिभुज की एक रेखा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जा रही है तो इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। ये तो हुई हमारी आधार समानुपातिक प्रमेय, ठीक है। और इसका उल्टा कि यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, मतलब ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात यदि समान है तो ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। अब अपने समरूपता की कसौटी कौन कौन सी होती हैं, जैसे अपने सर्वांग समता की कसौटी पड़ी थी, कौन कौन सी थी, भुजा भुजा भुजा। हमने सिद्ध किया था यदि कोई दो त्रिभुज, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के, एक त्रिभुज के दो भुजाएं और एक कोण, या दो कोण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के बराबर हो तो वो क्या होता है, सर्वांग सम। वैसे ही समरूपता की कसौटियाँ कौन कौन सी, 4 कसौटियाँ हैं, याद कर लेना। पहली कसौटी है कोण कोण कोण, मतलब कि यदि किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के, यदि किसी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के, यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, ठीक है ना, और किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अनुपात है वो दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के बराबर हो और एक कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप। यहाँ भुजाओं के अनुपात की बात चल रही है, ठीक है। लेकिन सर्वांग समता में भुजाएं मतलब पूरा जो भुजा, एक त्रिभुज की जो भुजा है दूसरी त्रिभुज की भुजा के बराबर होती थी, ठीक है। यहाँ हमारा अध्याय 6 समाप्त हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से एक या दो बार रिवीजन करना। मैं आपसे विश्वास करती हूँ अगर इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लोगे तो आप इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हल करने में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें मुख्य बातें, पहला जो फार्मूला वो तो है कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, यदि कोई दो बिंदु हैं, जैसे कोई एक रेखा है, इसके दो बिंदु हैं P और Q, यदि इनके मध्य की दूरी ज्ञात करनी हो तो इसका सूत्र क्या है, √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। ये x1 x2 y1 y2 आए कहाँ से, जैसे कि P के मान हैं x1 y1 और x2 के मान हैं, Q के मान हैं x2 y2, तो क्या होगा x2 - x1 की स्क्वायर y2 - y1 की स्क्वायर। ये सूत्र लगाकर हम दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि हमको मूल बिंदु से दूरी पूछ ले, मूल बिंदु से, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में किसी एक का मान तो 0 0 रख देंगे और एक का मान हमको दिया होगा, तो हम इसी सवाल के अंदर क्या है, या तो x1 y1 के मान 0 रख देंगे और हम आंसर निकाल लेंगे, या फिर आप सूत्र ही चेंज कर सकते हो, सीधा ऐसे सूत्र लगा देना, यदि मूल बिंदु से दूरी का पूछे तो √x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, ठीक है। अब इस प्रश्नावली के महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि आप लोगों को कुछ पॉइंट दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा होगा कि सिद्ध करें कि क्या ये वर्ग है या नहीं, ये समचतुर्भुज है या नहीं, ये आयत है, ये चीज़ें हमको दे दी, तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे। अगर हमको बोले सिद्ध करिए कि ये वर्ग है तो हम क्या सिद्ध करेंगे, हम सिद्ध करेंगे कि कोई जो हमको पॉइंट दिए होंगे, जैसे कि कोई एक पॉइंट दिए होंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमको कोई 4 पॉइंट दिए हुए और हमको ये पूछ लिया कि ये बताइए ये क्या है, वर्ग है या फिर समचतुर्भुज है या आयत है या समांतर चतुर्भुज है,
हमसे यदि कुछ पूछ लिया जाए ये क्या है तो हम कैसे सिद्ध करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे 4 पॉइंट है तो हमने एक आकृति बना ली, ठीक है, जैसे ए बी सी डी, और हमको जो चाहे पॉइंट दिए हुए वो उसके मान हमने रख लिए। फिर हमने ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाला। अब क्या है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर हमने विकर्ण निकाले ए सी और बी डी, ये दो विकर्ण निकाले, हमारे पास जो मान आ गए। तो हमने यहाँ देखा कि ये चारों ए बी सी डी ये चारों एक दूसरे के बराबर हैं और इनके विकर्ण एक दूसरे के बराबर है। यदि चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो और दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर हों तो वह आकृति कौन सी होती है, वर्ग की। वह आकृति होती है वर्ग की, ठीक है। अब हमसे यदि वर्ग सिद्ध करना पूछे, यदि चारों भुजाएं बराबर आ जाए और विकर्ण भी बराबर आ जाए तो हमारे पास वो क्या होगा, वर्ग। लेकिन यदि चारों भुजाएं बराबर हो, विकर्ण बराबर न हो तो वह क्या होगा, समचतुर्भुज। वैसे ही हम आयत सिद्ध करेंगे। आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसके साथ में विकर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी बराबर आ जाए तो वो आयत होगा। लेकिन सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। अब यदि हमसे पूछे सिद्ध करो समांतर चतुर्भुज तो है लेकिन आयत नहीं है, तो हमको सीधा सीधा पता है कि समचतुर्भुज है, मतलब कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। ये लेकिन अब एक और पूछ लिया जाता है कि हमको सिद्ध करना है 3 बिंदु के सरेख, कि क्या ये 3 बिंदु ये आपस में सरेख हैं या फिर नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसलिए हमको कोई 3 पॉइंट दिए होंगे, इसको एक रेखा पर यदि ए सी, यदि इन दोनों के मध्य की जो आप सूत्र लगाओगे ये वाला जो मान आएगा, ठीक है, यदि ये मान इसके और इन दोनों के मान के योग के बराबर आ जाए तो क्या होगा, वो तीनों बिंदु सरेख होंगी। अब AC का मान कैसे निकालोगे, जैसे आपको यहाँ पर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है 1 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 4, ठीक है, तो AC का मान कैसे निकालोगे, वही AC वही x2, ये वाला 2 बिंदु हो गए, 2 बिंदु के मध्य की दूरी कैसे निकालते, इसी सूत्र से। इसी सूत्र में मान आपको दिए हुए हैं वो इसमें रखोगे, फिर AB निकालोगे। यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई मान जैसे कुछ ना कुछ दिया होगा, इन दोनों के मध्य का मान निकालोगे। फिर इन दोनों का कैसे निकालोगे, इसी सूत्र से निकालोगे। फिर AB का जो मान आएगा और BC का जो मान आएगा उन दोनों को जोड़ दोगे। यदि वो मान AC के बराबर आ जाए तो वह सरेख है, यदि ना आए तो वह सरीखीय नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें 2 बिंदुओं के मध्य दूरी का अंत्य विभाजन। यदि हमसे अंत्य विभाजन पूछे, कहने का मतलब ये है कि यदि हमको कोई बोल दे कि कोई एक रेखा है जिस पे कोई बिंदु हैं P और Q, और इस P और Q A और B, यदि कोई एक रेखा है A और B और इसके मध्य कोई बिंदु P स्थित है, ठीक है, और ये जो बिंदु P है इस रेखा को 2:3 में विभाजित करता है, तो x और y के मान ज्ञात करो या P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो कैसे करोगे, हमको पता है विभाजित कर रहा है तो विभाजन का सूत्र क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, कन्फ्यूज नहीं होना, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, पहले x2 लगा देना फिर x1, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ये क्या है, विभाजन सूत्र। यहाँ पर क्या है, जो आपको ये 2 और 3 है, ये m1 का मान है और m2 का मान क्या है, 3, ठीक है, और यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है x1 और y1 का मान, x2 और y2 का मान, ये वैल्यू आपको दी हुई है। ये m1 x1 y1 x2 y2 के मान और m1 m2 के मान इसी सूत्र में रखोगे तो आपके पास, जब इसके अंदर रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और जब इसमें रखोगे तो आपके पास y की वैल्यू, x और y के जब मान आ जाएंगे वही हमारे P बिंदु के क्या होंगे, निर्देशांक, ठीक है। अब क्या, यदि बोले कि यदि बिंदु P रेखाखंड AB को 1:1 में विभाजित करे, अब हमको पता है 1:1 में विभाजित करेगा तो m1 और m2 दोनों की जगह 1 आ जाएगा। जब दोनों की जगह 1 आएगा तो हमारे पास सूत्र बन जाएगा ये। तो इसमें सिर्फ हमारे पास x1 और x2 y1 और y2 के ही मान रखने होंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब यदि कोई क्वेश्चन दे दिया और हमसे पूछे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई एक चतुर्भुज दिया होगा, इसके विकर्ण ज्ञात करेंगे। ये मान आपको दिए होंगे, इसका और इनका विकर्ण कैसे ज्ञात करोगे, 2 बिंदु होंगे, ठीक है, 2 बिंदु होंगे तो 2 बिंदु के मध्य की दूरी ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है, PR ज्ञात कर लेना, फिर QS ज्ञात कर लेना, दोनों का जो विकर्ण का आपस में गुणा
बटे 1/2 ये सूत्र में मान रखना, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। ओके, अब हम अध्याय नंबर 8 की बात करते हैं। थोड़ा सा लेंथी है इसलिए मैंने आज मैंने हाफ ही लिया है, हाफ मैं कल करवाऊंगी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कक्षा 6 से ही स्टार्ट हो जाती है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होता है कि लंब, आधार और कर्ण किन्हीं कोई दो वैल्यू हमको दी होती है, लंब या आधार दी होती है या कर्ण या आधार, और हमको तीसरी का मान निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पर एक आपको त्रिभुज का डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, अगर हमसे इसमें पूछ लिया जाए कर्ण का मान, तो एक सूत्र होता है कर्ण की स्क्वायर बराबर में लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। तो जो लंब का मान हमको जितना दिया होगा वो यहाँ रखना है, आधार का मान यहाँ रखना है, दोनों का स्क्वायर करना है, बटे अंडर रूट करना है, तो आपके पास में कर्ण की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब हमारे पास इस प्रश्नावली का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का ये एक ट्रिक है जिससे कि आप इन 6 के वैल्यूज निकाल सकते हो। साइन थीटा मतलब कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, फिर कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। ठीक है, ये 3 वैल्यू निकल जाएंगी और ये 3 वैल्यू इनके उल्टी है। साइन का उल्टा कोसेक मतलब लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब, कोस थीटा आधार बटे कर्ण और सेक थीटा कर्ण बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब, उसका उल्टा ही है। बस हमको इतना याद करना है, लाल बटे कक्का ये वाला साइन का, कोस का, टेन का, इसका उल्टा करोगे कोट का, सेक का और कोसेक का। ठीक है, फिर उसके बाद में व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है? हमको अभी हमने बात कर चुके हैं कि 1/sin थीटा किसका उल्टा है? कोसेक का। तो 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ मैं लिखूँ साइन थीटा कोसेक थीटा किसके बराबर होगा? तो साइन थीटा कोसेक थीटा किसके बराबर है? 1/sin थीटा। अगर इसकी जगह आप लोग लिखते हो 1/sin थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ये भी आगे इसी तरीके से ही सोल्व किए हुए हैं। एक ये सूत्र, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि टेन थीटा, यहाँ पर तो है टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा का सूत्र होता है साइन बटे कोस और कोट का होता है कोस बटे साइन, ये भी याद रखना है। ठीक है, जैसे साइन कोसेक का उल्टा है कोस सेक का और टेन कोट का। ठीक है, वैसे ही इन सूत्रों के याद के साथ साथ टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन बटे कोस के, और कोट थीटा बराबर होता है कोस बटे साइन के। इससे संबंधित एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। जैसे कि साइन ए की वैल्यू दी हुई है हमको 3/4। ठीक है, और हमसे पूछ लिया कोस ए और टेन ए की वैल्यू निकालो, तो हमको साइन ए दिया हुआ है मतलब कि लंब बटे कर्ण दिया हुआ है। तो सबसे पहले 2 मान दिए हुए हैं, लंब भी दिया हुआ है और कर्ण भी दिया हुआ है। तो आप आधार ज्ञात करोगे। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण की स्क्वायर बराबर में आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण की वैल्यू हमको 4 दी हुई है, आधार हमको नहीं दिया हुआ, ये याद करना है। जो नीचे होता है ये आधार होता है, याद रखना। ठीक है, और ये होता है लंब, जो आधार नहीं दिया हुआ, लंब हमको 3 दिया हुआ है। 3 की स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 9 और 4 की स्क्वायर करोगे तो 16, ये 3 इधर आएगा, 16 में से 9 गए 7, आधार की स्क्वायर। तो आधार कैसे आएगा? जब ये स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाता है? अंडर रूट। तो आधार कितना आ गया हमारे पास में? अंडर रूट 7। अब हमारे पास कोस निकालना है, तो कोस का सूत्र वही लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से कोस का सूत्र क्या आ गया? आधार बटे में कर्ण। ठीक है, आधार कितना है? अंडर रूट 7 और कर्ण कितना है? 4। और टेन थीटा का क्या होता है? लंब बटे में आधार, ये लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है हमारे पास? 3 और आधार कितना है? अंडर रूट 7। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसके बाद में इसी प्रश्नावली में एक सूत्र है वर्ग संबंध। ये हमको एक सूत्र, हमको ये 3 सूत्र हमको याद करने पड़ेंगे, जिससे कि ये 9 सूत्र आसानी से आप याद कर सकते हो। सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 सेक्स। अब इससे देखो, जब ये साइन है और ये कोस है तो प्लस का है, इधर जाके जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और वैसे ही अगर कोस स्क्वायर थीटा का निकालना हो तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सूत्र नंबर 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस का है, टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ये एक प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो टेन स्क्वायर थीटा हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। वैसे ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1, और कोसेक का निकालना है माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आगे भी इसी तरीके से करना है कि कोट माइनस का है, उधर जाके प्लस का, और ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब इसके बाद में 8वीं प्रश्नावली जो है इसका एक ट्रिग्नोमेट्रिक का जो चार्ट है, थीटा के जो एंगल हैं वो ज्ञात करने रह जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं अपने, जैसे ये दिया हुआ tan थीटा बटे में √1 + टेन स्क्वायर थीटा। अब हमारे को बताना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखो tan थीटा हमको पता है साइन बटे कोस, और 1 + टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, अभी अभी हम कर चुके हैं सेक स्क्वायर थीटा के। 1 + टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो सेक स्क्वायर थीटा, अब ये अंडर है, स्क्वायर स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा सेक थीटा, और ये जो सेक थीटा है इसको हम क्या, ये किसका उल्टा है कोस का, तो 1 बटे कोस, तो कोस से कोस कट गया, देन क्या आ गया साइन। ठीक है, अब आपको ये वाला क्वेश्चन कल के करके आना है। कैसे करना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको कमेंट में लिखना है। अब वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।